एक शासक जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली था, एक योद्धा जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, एक कमांडर जिसकी सेना ने कभी हार नहीं मानी, एक ऐसा शख्स जो सिर्फ 32 साल की उम्र में यूरोप से लेकर एशिया तक अपनी धाक जमा चुका था। उसने भारत जैसे विशाल साम्राज्य को घुटने पर ला दिया। सभ्यताओं के केंद्र में रहे मध्य पूर्व पर उसकी हुकूमत कायम हो गई थी। उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि एक दिन वह विश्व विजेता बनेगा। वह विश्व विजेता कहलाया भी अपनी मौत तक। वह हर उस जमीन को जीत चुका था जिसके बारे में उसके देशवासी जानते थे। महज 12 साल के शासनकाल में पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान पर उसने साम्राज्य विस्तार कर लिया था। वह इतना चालाक और कुशल था कि हर मोर्चे पर दुश्मनों को पीठ दिखानी पड़ती थी। 12 सालों में उसे लाखों सैनिकों का कत्ल किया। 12 सालों में उसने 12,000 मील की यात्रा की। उन 12 सालों में उसने वह कर दिखाया जिस पर आज भी लोगों को यकीन नहीं होता, जिसकी रणनीति आज भी दुनिया भर की सेना को राह दिखाती है। यह सभी खासियत उस व्यक्ति को महान बनाती है। वह कोई और नहीं बल्कि मैसिडोनिया का किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जिसे हम सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। उसकी सैन्य उपलब्धियों और युद्ध में अभूतपूर्व कामयाबी ने उसे वह मुकाम दिया जिससे दुनिया के हर सेना अपनी तुलना करती है। उसे आज भी एक महान सैन्य रणनीति का, एक प्रगतिशील शासक और एक करिश्माई नेता के रूप में याद किया जाता है। इसीलिए हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सिकंदर इतना महान कैसे बना। उसने कैसे महज 32 साल की उम्र में इतने सारे देशों पर कब्जा कर लिया। इतनी बड़ी लड़ाई सिकंदर ने आखिर कैसे लड़ी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त ओमकार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बहुजन हिस्टोरिकल वॉइस। आज के इस वीडियो में हम सिकंदर के महान बनने की कहानी को जानेंगे, पश्चिम से पूरब तक की उसकी यात्रा को जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। मैसेडोनिया के रहने वाले सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उसका जन्म मैसिडोनिया की राजधानी बेला में हुआ था। उसकी मां का नाम ओलंपिया था और पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। फिलिप मैसिडोनिया का राजा था। ओलंपिया उसके पिता फिलिप द्वितीय की तीसरी या चौथी पत्नी थी। ओलंपिया इस मामले में अहम थी कि उन्होंने परिवार में पहले लड़के को जन्म दिया था, यानी सिकंदर के रूप में उन्होंने राज्य को उत्तराधिकारी दिया था। सिकंदर बचपन से ही बहादुर और जिद्दी किस्म का शख्स था, जो ठान लेता उसे करके ही मानता था। उसका स्वभाव देखते हुए पिता फिलिप ने उसे किसी मामूली शिक्षक के भरोसे छोड़ देना ठीक नहीं समझा। इसलिए अपने समय के सबसे बड़े विद्वान अरस्तु को सिकंदर की शिक्षा का भार सौंपा। 13 साल की उम्र से ही सिकंदर ने अरस्तु से शिक्षा लेना प्रारंभ किया। अरस्तु ने सिकंदर को नीति शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान की शिक्षा दी। सिकंदर ने अरस्तु से यूनानी संस्कृति पर आधारित शिक्षा भी प्राप्त किया, इसीलिए उसे दर्शन शास्त्र पढ़ाया गया। सभी शिक्षक यूनानियों की तरह उसे भी इलियड और ओडिसी जैसी कविताएं लिखने वाले प्राचीन यूनानी कवि होमर पर महारत हासिल थी। यह एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें यूनानियों के बीच युद्ध के अंतिम वर्ष की कहानी बताई गई है। सिकंदर और इस कहानी के नायक पुलिस के बीच एक मजबूत मानसिक संबंध बन गया था। कहते हैं कि युद्ध के दौरान सिकंदर होमर की कविता के कुछ हिस्सों को अपने तकिए के नीचे रखकर सोता था। कहा जाता है कि सिकंदर के विश्व विजेता बनने में अरस्तु की शिक्षा थी। सिकंदर ने मैसिडोनिया से निकलकर दुनिया पर काबिज होने के अपने अभियान की शुरुआत कर दी। उसकी सेना में 5,000 घुड़सवार और 30,000 पैदल सैनिक थे, जो दुनिया को जीतने में उसके साथ कदम ताल कर रहे थे। उच्च श्रेणी की पैदल सेना, घुड़सवार, दस्ते भाला चलाने वाले और तीरंदाज सेना का हिस्सा थे। और साथ में था साम्राज्य के खिलाफ सिकंदर की पहली बड़ी जीत, फारसियों के खिलाफ दूसरी लड़ाई 333 ईसा पूर्व में हुई, जो इस सोच की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। इस जंग में उसका सामना फारस के राजा डेरियस तृतीया से हुआ, जिसके पास कुल 2.5 मिलियन सैनिकों की कमान। उसके पास 10,000 पैदल सैनिकों की एक खास रेजिमेंट, जिनकी तादाद कभी नहीं बदली। इस दस्ते को अमर सेना कहा जाता था। जब एक आदमी मारा जाता तो दूसरा उसकी जगह लेने के लिए खड़ा हो जाता था, यानी कुल संख्या हमेशा पूरी रहती। इन सब के बावजूद करीब 18 महीने में
सिकंदर ने वर्तमान के तुर्की से फारसियों का सफाया कर दिया। इसके बाद सिकंदर दक्षिण की ओर बढ़ चला। उसने वर्तमान की सीरिया, लेबनान और इजराइल की ओर रुख किया। इन इलाकों में उसकी सेना भूमध्य सागरीय तट से होते हुए पहुंची। इसका मकसद समुद्र तटीय इलाकों में भारत के बंदरगाहों पर कब्जा करना। भूमध्य सागर के पूर्व में यह बंदरगाह फारसियों के नौसैनिक ठिकाने थे, जिसे सिकंदर उन्हें वंचित करना चाह रहा था। सिकंदर ने इन पर कब्जा कर फारस को और कमजोर कर लिया, साथ ही यहाँ के शहरों को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद सिकंदर ने 332 ईसा पूर्व में मिस्र में प्रवेश किया, जो गाजा पर कब्जा करने के बाद गाजा की घेराबंदी करके सिकंदर ने आसानी से मैनसर पर कब्जा कर लिया। यहाँ के फारसी गवर्नर ने तुरंत ही हथियार डाल दिया। उसने मिस्र के उत्तरी तट पर अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना की और उस शहर को ग्रीक संस्कृति और व्यापार का केंद्र बनाया। कुछ महीने यहाँ बिताने के बाद सिकंदर 331 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की ओर बढ़ गया। यहाँ उसका सामना फारस के राजा डेरियस, यहाँ दोनों पक्षों के बीच लड़ी गई थी। युद्ध 331 ईसा पूर्व में उत्तरी इराक के पास लड़ा गया। दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त जंग हुई, जिसमें डेरियस की आर्मी तहस नहस हो गई। एक लंबी जंग के बाद से ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना ने फारस की सेना को हरा दिया। उसी समय से फारसी सेना का पतन शुरू हो गया। डेरियस की हार के बाद सिकंदर के लिए फारस की राजधानी परसेपोलिस की राह आसान हो गई। अब ग्रीक और फारस की लड़ाई का क्लाइमैक्स आ चुका था। 330 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पैलेस ऑफ जस्टिस को जला दिया और इससे साफ हो गया कि फारस पर सिकंदर का नियंत्रण हो चुका है। फारस पर सिकंदर का साम्राज्य था। मेला की लड़ाई में डेरियस की पराजय को मानव इतिहास के निर्णायक मोड़ में से एक के रूप में देखा जाता है, जिसके बाद फारसी प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नहीं रहे। करीब 2 साल सिकंदर फारस के अलग अलग जगहों पर दौरा करता रहा। अपनी बुलंदी के इस दौर में सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैल चुका था, क्योंकि मौजूदा अफगानिस्तान भी फारसी साम्राज्य का ही हिस्सा था। इसलिए अफगानिस्तान के उत्तर में अमू दरिया क्षेत्र में स्थित बैक्ट्रिया एक लंबे अभियान के बाद वह हिंदुकुश को पार कर काबुल घाटी में दाखिल हुआ। उसने जब भारत की ओर कूच किया तब वह सबसे पहले सिंधु नदी के तट पर पहुंचा। हालांकि उससे पहले 326 ईसा पूर्व में उसने भारत के नजदीकी शहरों के राजाओं को संदेश भेजा और कहा कि वे लोग सिकंदर का नियंत्रण स्वीकार कर लें। सिकंदर ने जिन राजाओं को संदेश भिजवाया वे या तो बेहद कमजोर थे या फिर सिकंदर की सेना इतनी विशाल थी कि उससे लड़ने की हिम्मत कोई जुटा नहीं सका। इसलिए ईरान से आगे जैसे ही सिकंदर काबुल पहुंचा, इन राजाओं ने उससे मिलना शुरू कर दिया। इन राजाओं में तक्षशिला के राजकुमार भी थे। सिकंदर ने जैसे ही सिंधु नदी की ओर रुख किया, तक्षशिला ने सिकंदर के लिए भारत के द्वार खोल दिए। तक्षशिला के राजकुमार आम्भी और झेलम तथा चिनाब के बीच राज करने वाले राजा पोरस का नियंत्रण था। सिकंदर के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए उन्होंने सिकंदर को करीब 5000 सैनिक और 65 हाथी भी दिए, ताकि वो आगे के अभियानों में और मजबूत हो सके। राजकुमार आम्भी की इसके पीछे एक नियत थी। वह चाहता था कि सिकंदर उसके दुश्मन राजा पोरस से लड़ाई में उसका साथ दे। अगर रणनीतिक नजरिए से देखा जाए तो इस इलाके के हर राज्य को जीतना सिकंदर के लिए बहुत आसान था। इसकी वजह थी कि आम्भी और पोरस ने साथ मिलकर सिकंदर को रोकने की कोशिश ही नहीं कि अगर उन्होंने संयुक्त मोर्चा स्थापित कर दिया होता तो खैबर दर्रा सुरक्षित नहीं होता और कंधार की जीत इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि काबुल के बाद सिंधु नदी पर पहुंचने के लिए खैबर दर्रा को लांघना जरूरी था, जो सिकंदर ने आसानी से कर लिया। लेकिन सिकंदर ने जैसे ही आक्रमण किया है, आम्भी ने तुरंत आत्मसमर्पण कर लिया। लेकिन झेलम नदी पार करते समय सिकंदर को पहली बार सबसे कठिन विरोध का सामना करना पड़ा। जब राजा पोरस ने सिकंदर का बड़ी मुस्तैदी से विरोध किया, पंजाब में झेलम के आसपास शासन करने वाले पोरस ताकतवर थे। यहाँ जितने छोटे छोटे राज्य थे, उनमें पोरस को काफी शक्तिशाली शासक माना जाता था। सिकंदर को उसके मुखबिरों से पता चला कि पोरस के पास एक बड़ी सेना है, जिसमें कई भीमकाय हाथी भी शामिल हैं।
क्योंकि सिकंदर के लिए यह नई बात थी, इसलिए हाथियों से लड़ना एक बड़ी चुनौती थी। बावजूद इसके सिकंदर की सेना पोरस को हराने का दावा कर रही थी। लेकिन उसी दौरान मॉनसून गया। इससे सिकंदर की आर्मी की मुश्किलें बढ़ गईं। एक तरफ बारिश और दूसरी तरफ जबरदस्त गर्मी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सिकंदर ने सोचा कि अगर बाकी राजाओं की तरह पोरस भी हथियार डाल देता है तो उसकी सेना एक मुश्त जंग से बच जाए। इसीलिए सिकंदर ने पोरस को एक संदेश भिजवाया। इस संदेश में सिकंदर ने पूरा से कहा कि वह अपनी सीमा पर आकर उससे मिले और उसके सामने हथियार डाल दें। पोरस ने जवाब दिया कि वह सिकंदर से मिलने का अनुरोध स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हथियार डालने के बजाय वह युद्ध लड़ना पसंद करें। उसकी सेना कई दिनों की यात्रा के बाद झेलम नदी के पास पहुंचे। पोरस की सेना झेलम के उस पार। यह लड़ाई झेलम नदी के किनारे पंजाब में जलालपुर में हुई। मॉनसून के कारण जब वहां तेज आंधी और तूफान आया तो इसका फायदा उठाते हुए सिकंदर ने अपनी सेना के साथ नदी पार कर लिया। इससे पोरस को एक धक्का लगा। बेहतरीन प्रशिक्षण प्राप्त सिकंदर के सैनिकों से मुकाबला करना पोरस के लिए आसान नहीं था। सिकंदर के मुकाबले उनके पास कम फैली एक अनुमान के मुताबिक सिकंदर की सेना में 50,000 से भी ज्यादा सैनिक थे, जबकि पोरस के पास करीब 20,000 की सेना थी। उनके पक्ष में सिर्फ एक बात थी कि उनकी सेना में हाथियों की तादाद बहुत ज्यादा है। युद्ध शुरू हुआ। पोरस की सेना हाथियों को आगे कर सिकंदर की सेना से लड़ रही हाथी पर सवार होकर लड़ना सिकंदर की सेना के लिए बिल्कुल अलग और नई बात थी। लेकिन उस इलाके में लंबे समय से रहने के चलते सिकंदर के सैनिकों ने हाथियों से लड़ने का तरीका काफी हद तक सीख लिया था। इस भीषण लड़ाई में दोनों तरफ से लोग मारे गए। उन्होंने सिकंदर का जमकर मुकाबला किया, लेकिन दुश्मनों से बहुत ज्यादा घिर जाने के बाद उन्होंने हथियार डाल दिया। ऐसा कहा जाता है कि पोरस ने वीरता के साथ लड़ाई लड़ी और काफी संघर्ष के बाद उनकी हार हुई। इस लड़ाई में पोरस की हार के बाद सिकंदर और पोरस की मुलाकात सिकंदर के जीवनीकार फिलिप फ्रीमैन अपनी किताब अलेक्जेंडर द ग्रेट में लिखते हैं। जब दोनों राजा मिले तो पोरस के हाथी ने घायल होते हुए भी घुटनों के बल बैठकर उन्हें नीचे उतरने में मदद की। सिकंदर पोरस के 6 फीट ऊंचे डील डॉल को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। बंदी बनाने के बाद सिकंदर ने पोरस से पूछा कि उनके साथ किस तरह का सुलूक किया जाए। पोरस ने तुरंत जवाब दिया, जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर पोरस के इस जवाब से बहुत प्रभावित हुआ। उसने पोरस को जीती हुई जमीन लौटा दी। पोरस को हराकर सिकंदर गंगा की ओर जाना चाहता था, इसीलिए उसने पूर्व की ओर रुख भी किया। लेकिन पंजाब की 5 नदियों में से अंतिम व्यास तक पहुंचने पर उसके सैनिकों ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। भारत की प्रचंड गर्मी में लड़ने के बाद थकी हुई यूनानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसमें सिकंदर को वापस मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया और वह दक्षिण की ओर सिंधु नदी के साथ आगे बढ़ते हुए उसके देवता तक पहुंच गया, जहां उसने अपनी सेना का एक हिस्सा समुद्र के रास्ते मेसोपोटामिया भेज दिया, जबकि दूसरे हिस्से को मकरान तट के साथ जमीन के रास्ते ले गया। वापसी के दौरान 323 ईसा पूर्व बगदाद के दक्षिणी शहर बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। तब सिकंदर की उम्र महज 32 साल थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसकी मौत का कारण उसके जख्मों में होने वाला इन्फेक्शन था और कुछ का मानना है कि उसकी मृत्यु मलेरिया के वजह से हुई। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर ने अपने अभियानों के दौरान भारत और यूरोप के बीच संचार की कई लाइनें खोल दी। नतीजतन भारत और पश्चिम के बीच स्थल या व्यापार और समुद्री वाणिज्य विकसित होने लगा। जब सिकंदर के इतिहास की बात होती है तो अक्सर ही चंद्रगुप्त सिकंदर बात भी सामने आता है। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर दोनों की अपनी खूबियां थे और दोनों राजा अपनी तरह से महान। 326 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर सीमा पर जब पोरस के साथ सिकंदर की जंग हुई तब चंद्रगुप्त मौर्य महज 14 वर्ष के थे, जबकि सिकंदर 30 वर्ष का। सिकंदर ने जिस वक्त भारत पर हमला किया उस दौरान घनानंद मगध साम्राज्य का शासन था। हालांकि सिकंदर पोरस को हराकर मगध साम्राज्य की तरफ कदम बढ़ा रहा था, मगर उसकी सेना ने उसका विरोध किया और वह वापस लौट गया। इतिहासकारों का अनुमान है कि चंद्रगुप्त
324 से 313 ईसा पूर्व तक सत्ता में रहे। कई इतिहासकार यह भी मानते हैं कि वह 321 ईसा पूर्व में सिन्हा आसन पर बैठे। दूसरी तरफ भारत से वापस जाने के बाद 323 ईसा पूर्व के दौरान सिकंदर की मौत हो गई। यानी जब चंद्रगुप्त मौर्य सिन्हा आसन पर बैठे तो सिकंदर भारत से लौटकर जा चुका था। इसलिए यह पता चलता है कि जिस समय सिकंदर की मृत्यु हुई उसी के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य सत्ता में आई। यह तथ्य इस बात के सबूत हैं कि सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जंग नहीं था। इसके प्रमाण जरूर मिलते हैं कि जब चंद्रगुप्त ने गद्दी संभाली तब उसने सिकंदर के अधीन किए गए इलाकों को मुक्त कराने का अभियान छेड़ा। उधर सेल्यूकस भी अपने साम्राज्य विस्तार में लगा था। इसी क्रम में दोनों का सिंधु घाटी में आमना सामना हुआ। चंद्रगुप्त सिकंदर द्वारा जीते इलाकों पर कब्जा कर लेते हैं और इस तरह सेल्यूकस की हार हो जाती। क्योंकि सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था, इसलिए इस लड़ाई को चंद्रगुप्त और सिकंदर की जंग के तौर पर पेश किया जाता है। बहरहाल महज 32 साल की उम्र में इतना विशाल साम्राज्य कायम कर लेना यह बताता है कि सिकंदर निहायत ही बुद्धिमान और कुशल रणनीतिकार था। यही वजह है कि दुनिया में कहीं भी सैन्य रणनीति का जिक्र हो तो सिकंदर का नाम जरूर लिया जाता है। जब तक इतिहास पढ़ाया जाता रहेगा, जब जब जंग की बात होगी, लोगों की जुबान पर सिकंदर का नाम यूं ही तैरता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।